नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, जिसमें पिछले एक साल के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 प्लस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि सारे के सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं। तो कोई भी आपका आने वाला एग्जाम हो, उसके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो पहले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ये इनका लगातार तीसरा टर्म है। हालांकि इस बार बीजेपी की अकेले दम पे बहुमत नहीं आई है, तो इस बार एनडीए की सरकार बनी है। तो एनडीए की जो इस बार मंत्रिमंडल में टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, 30 हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इनके अलावा 41 जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्य मंत्री। और ये जो 41 राज्य मंत्री हैं, इनमें से 5 जो हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ है, मतलब वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह जी एक बार फिर से बन गए हैं होम मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये भी एक बार फिर से बन गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ये भी फिर से वही पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये भी एस जयशंकर जी फिर से बने हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, ये भी सेम इनको यही पोर्टफोलियो था। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। तो आप ये देख सकते हैं जो पहले 6 नाम हैं, ये पिछले बार भी सेम पोर्टफोलियो संभाल रहे थे और इस बार भी सेम मिनिस्ट्री में है। अगला देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर्स एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये इस बार बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले एमपी के मुख्यमंत्री थे। इस बार इनको सेंटर में लाया गया और एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री इनको दी गई है। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू, जो कि टीडीपी कोटे से मंत्री बने हैं। क्योंकि भाजपा का बहुमत नहीं है, इसीलिए सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चल रही है। तो ये जो मंत्रालय है ये टीडीपी कोटे में गया है, जिसके टीडीपी पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जिसके मुखिया हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये गया है राजीव रंजन सिंह के पास, जिनको ललन सिंह भी कहा जाता है, और ये हैं बिहार की पार्टी जेडीयू पार्टी, जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है। उनके एक लीडर राजीव रंजन सिंह जी ये मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अगला देखते हैं एमएसएमई मिनिस्टर। तो इसको ये शॉर्ट में है, इसको फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर। तो ये बने हैं जीतन राम मांझी। ये भी बिहार की एक पार्टी है, हम पार्टी, जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं जीतन राम मांझी जी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये चिराग पासवान, आप लोग जानते होंगे। इनकी पार्टी का नाम है एलजेपीआरवी, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, ये भी बिहार की एक पार्टी है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बने हैं जेपी नड्डा जी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बने हैं अन्नपूर्णा देवी। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बने हैं वीरेंद्र कुमार खटिक। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बने हैं भूपेंद्र यादव जी। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बने हैं जुआल ओरम। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बने हैं पीयूष गोयल जी। तो इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी जस्ट चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद के अभी सारे एग्जाम्स में किसी भी मिनिस्ट्री के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग एक बार जरूर नज़र मार लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो संविधान के अनुसार ये है कि भैया इसमें होना ये चाहिए कि लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्ट्री में लोग नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? 543। तो अगर 543 का आप 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 81, मतलब मैक्सिमम 81 मंत्री बन सकते हैं। तो अभी कितने मंत्री बने हैं? 72, मतलब 9 और मंत्री बन सकते हैं केंद्र में। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने मंत्री जनरली लोग रखते नहीं हैं, बट चाहे तो आप 81 तक जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये भी एक बार फिर से बन गए हैं अजीत डोभाल जी। दूसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ये इनका लगातार तीसरा टर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में, और इनके नाम पे अब रिकॉर्ड हो गया है भारत में सबसे लंबे समय तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होने का रिकॉर्ड इनके नाम पे हो गया है, अजीत डोभाल जी के नाम पे हो गया है। तीसरा देखते हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी किनको नियुक्त किया गया है, मतलब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, ये दोनों ही अभी बने हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने अपॉइंट किया है टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर जी को, इन दोनों को इन्होंने डेप्यूटी एनएसए के रूप में इन्होंने अपॉइंट किया है। तो भारत में भी टोटल 4 डेप्यूटी एनएसएज हैं, 4 डेप्यूटी एनएसएज हैं। तो 2 को तो अभी अपॉइंट किया गया है, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। बाकी 2 और हैं, एक है पंकज कुमार सिंह और एक हैं दत्तात्रेय दत्ता पडसलगीकर। ये दोनों डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और 2 अभी बन गए हैं। तो टोटल अभी 4 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद हैं। इसके अलावा ऑप्शन में एक और नाम था राजेंद्र खन्ना। तो ये पहले डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, अब ये बन गए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये एक अलग पोस्ट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र खन्ना बन गए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? फॉरेन सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं, नए बने हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी, वो कौन है? तो ये हैं विक्रम मिस्री। चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो विक्रम मिस्री हैं, ये पहले डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे पहले ये विक्रम मिस्री, लेकिन अब ये बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी और ये सक्सीड करेंगे विनय क्वात्रा को। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के? तो ये भी एक बार फिर से बन गए हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी। 5वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इनको शॉर्ट में पीके मिश्रा भी कहते हैं लोग। तो पीके मिश्रा 2019 से 24 के दरमियान जो नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार सरकार चल रही थी, उस समय भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यही थे। लेकिन जब पहली सरकार चल रही थी नरेंद्र मोदी जी की 2014 से 19, उस समय ये एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा थे। तो 2019 में ये पहली बार बने थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, और 2024 में अभी ये फिर से बन गए हैं, मतलब ये दूसरी बार बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। बाकी 2 और अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, अमित खरे और तरुण कपूर, इन दोनों को अभी प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, नीति आयोग के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष कुमार दास, ये बने हैं नीति आयोग के डायरेक्टर। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन होंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, मतलब पदेन, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये है सुमन बेरी, ये हैं वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, और अभी थे डायरेक्टर, तो ये अपॉइंट किए गए हैं आशीष कुमार दास। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन, बट उसके पहले ये जान लीजिए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका गठन 2015 में हुआ था, और ये जो नीति आयोग है इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो प्लानिंग कमीशन में जो थे वो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने थे। इसका भी एक वीडियो में बनाया हूँ, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो बने इस बार भर्तृहरि मेहताब जी। 7वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आखिर ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? प्रोटेम आप कह सकते हैं कि टेम्पोररी स्पीकर, इसका मतलब आप, तो इसका काम क्या होता है कि जो भी नए लोकसभा के मेंबर्स चुने गए हैं उनको शपथ दिलवाना,
और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है नए लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करना और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना। और इनका मेन काम क्या होता है? तो ये तो दो जो है इनके मेन काम है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो गया, डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव हो गया और जो सारे नए इलेक्टेड एमपीज हैं उन्होंने शपथ ले लिया, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास स्पीकर आ ही गए हैं तो इनकी ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। क्योंकि नया लोकसभा जब शुरू होता है तो उस समय ना कोई स्पीकर होता है ना कोई डेप्यूटी स्पीकर होता है, तो सबको शपथ कौन दिलवाएगा, है ना। इस तरीके से कई काम होते हैं, तो इसीलिए एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो इस बार बने थे भर्तृहरि मेहताब। 7वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखते हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोटेम स्पीकर का क्या काम था कि नए स्पीकर का चुनाव करना, तो नए स्पीकर का चुनाव हो गया, तो वो कौन बने हैं नए स्पीकर? तो ये बने हैं ओम बिरला जी, एक बार फिर से बन गए हैं लोकसभा के स्पीकर। 8वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो अपोजिशन पार्टी है उनका जो एक ब्लॉक है, गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया ब्लॉक। तो आखिर उधर से कौन थे कैंडिडेट स्पीकर के पोस्ट के लिए? तो वो थे कांग्रेस के कोडी कुनील सुरेश, मतलब के सुरेश उनका नाम था, जो कि हार गए। तो अपोजिशन पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। कई एग्जाम में ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और जो एनडीए गठबंधन है उसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? मतलब अपोजिशन लीडर कौन बने हैं इस बार के लोकसभा में? तो इस बार बने हैं राहुल गांधी जी। 9वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पिछले 10 सालों में ये पहली बार हुआ है जब लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट किसी को दिया गया है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन का पोस्ट तभी मिलता है जब किसी पार्टी के पास 10% ऑफ द सीट हो लोकसभा का। और इसके पहले जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो कांग्रेस ही हुआ करती थी, लेकिन उसके पास भी पहली बार जो सीट्स थी वो थी 44, मतलब 2014 में, और 2019 में था 52 सीट्स। मिनिमम कितने होने चाहिए? अगर आप 543 जो टोटल सीट्स हैं उसका 10% निकालेंगे तो मिनिमम आपको 55 सीट्स होने चाहिए, जो कि नहीं होते थे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट खाली रह जाता था। लेकिन 10 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बने हैं। तो इस बार कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पीकर बने हैं ओम बिरला जी। डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव अभी नहीं हुआ, इसीलिए वो पोस्ट अभी वैकेंट है। लीडर ऑफ द हाउस ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं ही, और चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है तो ऑटोमेटिकली वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएंगे। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो वो है नितिन गडकरी जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया? तो वो है राहुल गांधी जी। और डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है लोकसभा में? तो वो है अखिलेश यादव जी। सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा के? तो ये है उत्पल कुमार सिंह। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, संसद के उच्च सदन के नेता कौन बने हैं? उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा के नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेपी नड्डा जी। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? तो ये है जगदीप धनखड़, क्योंकि ये भी जो पोस्ट है ये एक्स ऑफिसियो पोस्ट है, मतलब ये पदेन है। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे कंट्री के वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? तो ये हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू पार्टी से हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के हैं। हरिवंश नारायण सिंह ये डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। लीडर ऑफ द हाउस कौन है राज्यसभा में? तो जेपी नड्डा है। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमन जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है राज्यसभा में? तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन है प्रमोद तिवारी जी। और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है प्रमोद चंद्र मोदी जी। अब हम लोगों का ये 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। इसके आगे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, बट प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम गंभीर। 11वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो
तो इन्होंने सक्सीड किया है राहुल द्रविड़ जी को। इनका जो 3 साल का कार्यकाल था वो समाप्त हो गया जैसे ही इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती, उसके बाद से ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। BCCI के सेक्रेटरी कौन है? तो ये हैं जय शाह जी, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, आप लोग जानते हैं। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं रॉजर बिनी। ICC के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं ग्रेग बार्कले। अब BCCI का फुल फॉर्म अगर आप में से कोई नहीं जानता तो बता दूं, ये होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और ICC आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वां देखते हैं, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हम लोग जानते हैं ईरान के जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे, मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पज़ेश्कियान, ये बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे इब्राहिम रईसी। ये एक हार्ड लाइनर लीडर थे और ये एक पोटेंशियल सक्सेसर हो सकते थे वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, अयातुल्लाह अली खमैनी, इनके ये सक्सेसर हो सकते थे। बट उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। और इनके साथ साथ उस हेलीकॉप्टर पे फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और भी कुछ पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, सबकी मृत्यु हो गई। ईरान के कैपिटल क्या है? तेहरान है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है वहाँ पे? पर्शियन चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पज़ेश्कियान। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो पहले तो ऋषि सुनक थे, लेकिन अब बन गए हैं सर कियर स्टामर। 13वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो लेबर पार्टी के ये लीडर हैं कियर स्टामर और ये बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और जो दूसरी पार्टी है वहाँ पे वो है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लीडर थे ऋषि सुनक, जो कि इस बार चुनाव हार गए। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऋषि सुनक। 14वां क्वेश्चन, नेटो के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं नेटो के? ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। एंटोनियो गुटेरस, तो हम लोग जानते हैं कि ये UN के सेक्रेटरी जनरल है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के। जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये जो हैं ये नेटो के पहले ये सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन अब ये नहीं रहे। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मार्क रूटे। तो 14वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉफ़ी अन्नान जो हैं ये भी UN के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस के। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 14वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मार्क रूटे बन गए हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। तो नेटो है क्या? तो ये एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है जिसको मेनली US जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, इसको लीड करता है। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो ने अपॉइंट किया है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे को, इन्होंने अपॉइंट किया है अपने नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में। तो ये पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूटे, अब बन गए हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। तो मार्क रूटे रिप्लेस करेंगे अभी के जो करंट सेक्रेटरी जनरल थे जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नॉर्वे के थे। इनको रिप्लेस करके मार्क रूटे बन गए हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। अब नेटो का एम क्या था? प्राइमरी एम यही था कि भाई जो सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, मतलब उस समय का सोवियत यूनियन, आज तो वो विघटन हो गया, अब रूस उसका एक सबसे मेन पार्ट अब निकल कर आया है। सोवियत यूनियन तो कई सारे पार्ट्स में बट गया, 10-12 देशों में, जिसका मेन पार्ट जो आज है वो है रसिया। तो उनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको कहीं ना कहीं फैलने से रोकना इसका मेन एम था नेटो का, ताकि यूरोप में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना फैल जाए और वहाँ पे क्या रहे? कैपिटलिस्ट रहे, जो कि अमेरिका में है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो नेटो है क्या? ये कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है। मतलब ये है कि अगर किसी भी देश ने नेटो के किसी भी एक मेंबर देश पे अटैक किया तो बाकी के सारे मेंबर देश मिलकर उससे लड़ाई लड़ेंगे, मतलब मिलकर उसका जवाब देंगे। अब मान लीजिए नेटो में अगर उस समय 10 मेंबर्स थे, अब कोई एक मेंबर पे किसी ने अटैक किया तो 10 के 10 मिलकर भाई अगले से लड़ाई करेंगे, तो कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो आज नेटो में प्रेजेंटली 32 मेंबर हैं, नेटो के 32 मेंबर हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं अब कि यूक्रेन क्यों नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि रसिया जो है वो अक्सर यूक्रेन पे हमला करता रहता है। अभी भी
यूक्रेन से लड़ाई चल रही है पिछले 28 महीने से। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट होता तो क्या रसिया उस पर अटैक कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें क्या है कि बाकी सबको लड़ना पड़ेगा फिर रसिया से, तो रसिया इतना लड़ाई तो मोल लेगा नहीं। बट यूक्रेन को पार्ट बनने ही नहीं दिया जाता है नेटो का, यही सबसे मेन विवाद है। यूक्रेन चाहता भी है बट नेटो भी अलाउ नहीं कर रहा है, और रसिया तो वैसे भी नहीं चाहता है। तो नेटो के पास अभी 32 मेंबर्स हैं, और जो सबसे लेटेस्ट बना है वो है स्वीडन। स्वीडन 32वां मेंबर था नेटो का, जिसने 7 मार्च 2024 को नेटो ज्वाइन किया था। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिक स्कूप ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो डिक स्कूफ है ये बने हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। 15वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? मार्क रूटे, ये बन गए नेटो के सेक्रेटरी जनरल। तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तो खाली हो गया, तो नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए डिक स्कूफ। तो 15वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16वां। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये एक बार फिर से बन गए हेमंत सोरेन जी। 16वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंपाई सोरेन अभी तक मुख्यमंत्री थे, जो कि 12वें मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था इन्होंने 2 फरवरी को, क्योंकि हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हो गए थे। तो इसीलिए अब क्या किया चंपाई सोरेन ने, जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और मुख्यमंत्री बनना चाहे तो ये गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के पास गए राजभवन में, और इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, और हेमंत सोरेन एक बार फिर से बन गए झारखंड के मुख्यमंत्री। तो वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, वही झारखंड जो कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अभी हम लोग जानते हैं कि नीट का पेपर जो लीक हो गया था उस पर अभी भी विवाद चल रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए क्या किया गया, एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल थे उनको हटा दिया गया, उनको अपने पोस्ट से। तो नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो पहले थे सुबोध कुमार सिंह, अब बन गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। 17वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रदीप सिंह खरोला इनको अपॉइंट किया गया इसलिए ताकि पब्लिक का जो ट्रस्ट है एनटीए के लिए वो फिर से वापस आए, कि मतलब भाई जिसने गलती किया उसको हटा दिया गया, क्योंकि एग्जाम में इरेगुलरिटीज़ पाए गए हैं। तो इसीलिए पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रबोध सिंह खरोला को बनाया गया है नया डायरेक्टर जनरल एनटीए का। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ना सिर्फ डायरेक्टर जनरल को रिप्लेस किया गया, बल्कि एनटीए के पुनर्गठन के लिए एक नई कमेटी भी बनाई गई है सरकार की तरफ से। तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। तो उसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। 18वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, जिसको हेड करेंगे फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके के राधाकृष्णन जी, और ये बताएंगे कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसको रिव्यू करेंगे, और अगर कोई सजेशन होगा तो वो जरूर सरकार को देंगे। तो यहाँ पे 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है, हेड करेंगे के राधाकृष्णन। बाकी के जो 6 मेंबर्स है वो हैं प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल और गोविंद जायसवाल। तो इस तरीके से टोटल ये 7 मेंबर्स हैं जो रिव्यू करेंगे और अपने रिफॉर्म्स को सजेस्ट करेंगे सरकार को एनटीए को लेकर। 19वां क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। 9वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ कौन है? ये है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ ये हैं। अगर बात किया जाए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, तो ये हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये हैं जनरल अनिल चौहान जी। और ये दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बने हैं, जो पहले थे बिपिन रावत जी वो थे, उनकी भी प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। तो जनरल अनिल चौहान जो है वो अभी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, और ये दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं। बाकी आप सब लोग देख लिए, थल सेना के अध्यक्ष ये हैं, जल सेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, और वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो पहले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी थे, और उस समय आर्मी चीफ कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे।
तो वो रिटायर हो गए और उनको सक्सीड किया गया उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले वाइस चीफ कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी जी थे, लेकिन ये तो अब चीफ बन गए हैं, ये तो चीफ बन गए थल सेना के। तो अब वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो 20वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो NS राजा सुब्रमणी है, ये सक्सीड करेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, जो कि अब बन गए हैं थल सेना के अध्यक्ष, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 21वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मतलब चीफ ऑफ द इंडियन नेवी ये भी नए ही बने हैं, तो ये कौन है? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीड करेंगे एडमिरल हरि कुमार को, पहले नेवी चीफ ये थे। तो वाइस चीफ ऑफ द नेवी पहले थे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये पहले वाइस चीफ ऑफ द नेवी थे, अब ये चीफ ऑफ द नेवी बन गए हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? ये है मार्शल विवेक राम चौधरी। और चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी। 22वां क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन हैं जिनको अभी हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है? मतलब इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, बट 1 साल इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। तो IB के वो चीफ कौन है? तो वो हैं तपन कुमार डेका। 22वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पिछले 2 साल में इनका जैसा परफॉर्मेंस रहा, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने IB चीफ तरण कुमार डेका जी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया। अब ये जून 2025 तक IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ये बने रहेंगे। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है सुमन कुमारी। 23वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है नितिन अग्रवाल जी, डायरेक्टर जनरल, आप लोग ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन, SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं सशस्त्र सीमा बल के? ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अक्सर आप लोग सुनते होंगे SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल, BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स और असम राइफल्स। तो हैं तो ये सारे सैनिक ही, बट ये कहाँ लड़ते हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे एक जानने लायक बात है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है और इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है, उसको गार्ड करती है सशस्त्र सीमा बल। अब है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उसको गार्ड करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है BSF को। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। और इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है असम राइफल्स। तो ये जानने लायक बात है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन, CRPF मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए डायरेक्टर जनरल CRPF के कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। 25वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26वां, NDRF मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं NDRF के पीयूष आनंद जी। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है CISF का। तो वो कौन है? तो वो हैं नीना सिंह जी। 27वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NSA के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं नलिन प्रभात। 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब NSG है क्या? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे बात हो रहा था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए जो डायरेक्टर जनरल वो बनाए गए हैं नलिन प्रभात। तो NSG है क्या, कौन सी फोर्स होती है? तो ये बेसिकली
प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है। मतलब आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए जो सबसे बेस्ट फोर्स हमारे पास है वो है एनएसजी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और या तो हाईजैकिंग के केस में भी एनएसजी का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने बीएसएफ का बात किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है नितिन अग्रवाल जी। फिर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह, सीआईएसएफ की जैसा कि मैंने आपको बताया पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह जी, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है राहुल रासगोत्रा, एनडीआरएफ के हैं पीयूष आनंद, एनएसजी के हैं नलिन प्रभात, और नए आर्मी चीफ कौन बने, उपेंद्र द्विवेदी, और नए वाइस चीफ ऑफ द आर्मी कौन बने हैं, एनएस राजा सुब्रमणी। यहाँ पे एक बार रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं सीबीआई के? तो ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं अनुराग कुमार। 29वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सीबीआई है क्या? ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो अलग अलग केसेस, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या कोई करप्शन का हाई प्रोफाइल केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, या बहुत हाई प्रोफाइल कोई क्राइम्स हो, तो वैसे केसेस को सीबीआई को सौंपा जाता है। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो ये है प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्वाइंट डायरेक्टर, तो ये है अनुराग कुमार, लेकिन डायरेक्टर है प्रवीण सूद। सीबीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और एक और जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए भी इसको कहा जाता है। इसके हेड जो अभी नए बने हैं वो हैं सदानंद वसंत दत्ते जी, और ये सक्सीड करेंगे दिनकर गुप्ता को। पहले दिनकर गुप्ता थे एनआईए के हेड, अब बन गए हैं सदानंद वसंत दत्ते। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो चीफ हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लोचन सिंह पठानिया। 30वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे यही 30 क्वेश्चन थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टू बी कंटिन्यूड, मतलब वीडियो जारी है। आप लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे आप लोग जरूर देखिए। और अगर इसके जो 3-4 पार्ट्स आएंगे, अगर आप लोगों ने सारे देख लिए, मतलब आप 120 से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है पिछले 1 साल के, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे, जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।